हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों पे अपना प्रभाव बढ़ाया और अपनी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की। और विकास के बाद, अपने साम्राज्य के विकास के बाद, उन्होंने वहाँ का भू बंदोबस्त किस प्रकार किया। तो हमने लास्ट वीडियो में स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत जिसका अर्थ होता है कृषक और वाड़ी का अर्थ है बंदोबस्त, यानी किसानों के साथ किया गया प्रबंधन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त जो कि जमींदारों के साथ किया गया था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया, जिसमें कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंध करती थी। ये ध्यान रखें हमें कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ हुआ था और जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। यह बंदोबस्त सर्वप्रथम मद्रास में 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। और इस व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद 1820 में टॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास में यह व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत कंपनी तथा रैयत के बीच सीधा समझौता या संबंध हुआ और राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया था, तो यानी यहाँ किसानों के साथ कोई संपर्क नहीं था। और जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यहाँ बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में किसान को जमा कराना पड़ता था राजकोष के अंदर, और इस प्रकार किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया। इस व्यवस्था के संदर्भ में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी उपयोगितावादी विचारधारा। विशेषता की बात करें तो इस पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था और भूमि को क्रय, विक्रय व गिरवी रखने की वस्तु बना दी गया था। और इस पद्धति में भू राजस्व कर 1/3 होता था, लेकिन इसकी वास्तविक वसूली ज़्यादा थी। यानी कागजातों में तो ये वसूली 1/3 लिखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वसूली ज़्यादा की गई। परिणाम स्वरूप इस बंदोबस्त के क्या क्या प्रभाव रहे, तो भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादकता पर न करके भूमि पर किया गया, जो किसान के हित के लिए सही नहीं थी। यानी यहाँ ये नहीं देखा गया कि भूमि कितनी उपजाऊ है, और इस कारण किसानों पर कर का लगान बढ़ता गया। इस पद्धति में भू राजस्व का दर इतना ज़्यादा था कि किसान के पास अधिशेष कुछ नहीं बचता था। यानी परिणाम स्वरूप किसान महाजनों के चुंगल में फंसते गए और इस तरह यहाँ पर महाजन ही एक कृत्रिम जमींदार के रूप में उभर कर सामने आने लगा। स्थायी बंदोबस्त में किसानों का शोषण जमींदार वर्ग करने लगा और यहाँ इस बंदोबस्त में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, महाजनों का प्रभाव बढ़ता गया। और इस व्यवस्था ने दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों के पास इतना अधिशेष नहीं था जो कि वह कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश कर सके। यानी किसानों के पास राजस्व देने के बाद या कर देने के पास कुछ भी शेष नहीं बचता जिससे वह अपनी भूमि के उपजाऊपन के लिए कुछ निवेश कर सके। परिणाम स्वरूप किसान गरीबी और दरिद्रता के कुचक्र में फंसता गया। इस व्यवस्था में फसलों के वाणिज्यकरण को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन इसका भी लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हुआ था। यह लाभ केवल कंपनी सरकार और महाजन को ही मिला था। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष निसंदेह एक प्रगतिशील कदम था। यानी स्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष में रैयतवाड़ी व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी जो किसानों के साथ की गई थी, लेकिन जो ढांचा था, विद्यमान ढांचा था, वो साम्राज्यवादी था और जिसका केंद्रीय उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना, जिसके कारण यह व्यवस्था भी असफल हो गई।
ये बंदोबस्त तो अच्छे कार्य किया गया था, लेकिन जो कंपनी सरकार की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह साम्राज्यवादी थी, और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण होने लगा। और अब हम बात करें महलवाड़ी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। और इस व्यवस्था में भूमि राजस्व कंपनी ने एक एक गांव को महल मानकर गांव के मुखिया के साथ किया था। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों के साथ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों के साथ, और महलवाड़ी बंदोबस्त में गाँव के साथ। यह भू राजस्व भारत के लगभग 30% भूभाग पर किया गया था। गांव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना होता था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महलवाड़ी बंदोबस्त पड़ा। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम हॉल्ड मैकेंजी ने 1819 में दी। 1822 ईस्वी के रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% निश्चित किया गया था तथा इसे वसूलने की अत्यधिक कठोरता अपनाई गई, अतः यह व्यवस्था भी असफल रही। लेकिन 1893 ईस्वी में मार्टिन बर्ड की देखरेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ यह व्यवस्था पुनः लागू की गई और भूमि कर कुल उपज का लगभग 66% निश्चित किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई थी और इसे बाद में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उपज का 50% कर दिया गया था। और इस प्रकार महलवाड़ी बंदोबस्त को उत्तर भारत में लागू किया गया। और इसके बाद बात करें इजारेदारी प्रथा की, तो 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं थी, जिसमें पहली थी पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था, यानी 5 साल के लिए भूमि को ठेके पर दे देना, और दूसरा था सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे देना, यानी बोली लगाई जाती थी भूमि की, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से कर वसूली में अस्थिरता आ गई और पंचवर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 ईस्वी में इसे परिवर्तित कर दिया गया तथा ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई, परंतु यह व्यवस्था भी असफल रही। परिणाम स्वरूप किसानों का उत्पीड़न होने लगा। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने जो जो भू राजस्व प्रणालियाँ लागू की थी, उसके परिणाम क्या क्या रहे ब्रिटिश भारत पे, तो देखें तो सदियों से चली आ रही संयुक्त परिवार प्रणाली तोड़ दी गई और समाज में सामूहिक सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा व प्रतियोगिता ने स्थान ले लिया। कृषि उत्पादन को बाहरी बाजार की आवश्यकताओं को अनुकूल बनाया जाने लगा और इस प्रकार ब्रिटिश भारत में जो गांवों को विदेशी आयात के लिए खोला गया था, जिससे ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को अत्यधिक क्षति होने लगी। ज़मीन पर दबाव बढ़ने लगा, भूमि जोतों का औसत कम होने लगा, किसान ऋण के चंगुल में फंसने लगा और इस प्रकार कृषि व्यवस्था पर भी ब्रिटिश प्रणालियों के नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए और इस प्रणालियों ने प्राचीन सामाजिक ढांचे को बर्बाद कर दिया, जिसमें सदियों से किसान निवास कर रहा था। जो सामाजिक ढांचा था वह बिखरने लगा और इस प्रकार सामाजिक जो संबंध थे उनको भी तहस नहस कर दिया गया, जिसने ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़े हुए था। जो व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी, इन भू राजस्व प्रणालियों के तहत सभी सामाजिक ढांचा तहस नहस हो गया। और इस प्रकार हमने बात की ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियों की। लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे धन निष्कासन के बारे में, धन निष्कासन व उसके परिणाम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।